Hi everyone, I hope that you people are doing perfectly fine। और अब आप लोगों का RRB JEE CBT 1 जो एग्जाम है ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। आप लोगों की आंसर की भी आ गई है एंड आई नो दैट मैक्सिमम ऑफ यू मस्ट बी वैंडरिंग अराउंड कि कट ऑफ क्या होने वाला है, बिकॉज अब आपको आपके मार्क्स पता चल गए हैं कि आपने कितना मार्क्स स्कोर किया है CBT 1 में। तो आप अब बहुत सारे वीडियोस के पीछे भाग रहे होंगे कि कट ऑफ क्या है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में बहुत सारी फैकल्टीज ने इसका एनालिसिस भी किया है कि भाई कट ऑफ क्या है। तो मैं ये मान के चल रही हूं आपने अनुमान लगा लिया होगा कट ऑफ क्या है, क्योंकि अनुमान मेरे हिसाब से लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है, नंबर ऑफ जोन्स है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए ही आपकी कट ऑफ आने वाली है। तो नॉर्मलाइजेशन का कोई कैसे आइडिया लगा सकता है जब आपको पता नहीं है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने अपेयर किया है। तो बेसिकली एनी हाउ आपको एक डिसीजन लेना होगा कि आपको RRB JEE CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं पहले भी बता चुकी हूं, RRB JEE CBT 2 एग्जाम की तैयारी आपको किन कंडीशंस में करनी चाहिए। अगर CBT 1 में आप 60 प्लस स्कोर कर रहे हैं रॉ मार्क्स, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद पूरी संभावनाएं हैं कि आपका CBT 1 में होगा। तो आपको RRB JEE की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड यदि आपके मार्क्स नहीं भी आ रहे हैं, तो यदि आपको आगे प्रिपरेशन करना ही है, तो तब भी आपको RRB JEE CBT 2 की तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अपनी मिस्टेक्स को देखना चाहिए, आपने क्या मिस्टेक्स की हैं, और उस पर इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक रिजल्ट आए और रिजल्ट और एग्जाम में 15 से 20 डेज का गैप होगा, तब वही सिचुएशन हो जाएगी। अब पछतात होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो चिड़िया तो चुक जाएगी खेत, तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप अब कट ऑफ का इंतजार ना करें, अब आप इस चीज का इंतजार ना करें कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट जब आएगा तब आएगा, अभी से आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं यहाँ पर आप लोगों से बहुत सारी बातें डिस्कस करना चाहती हूँ, बट उसके पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, जिसका नाम है मीनू मैम PW, तो मैकेनिकल से रिलेटेड जितनी भी आपकी चीजें हैं, अपडेट हैं, वो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगी। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, क्विजेस हैं, वो स्टार्ट हो चुके हैं टेलीग्राम चैनल पे। वन लाइनर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो सारी चीजें आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम सारा सब कुछ जो CBT 2 एग्जाम का हो सकता है वो सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न जानने वाले हैं, एग्जाम का लेवल क्या होगा, CBT 2 में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो जानेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कितने परसेंटेज मिलेंगे, कितना न्यूमेरिकल मिलेगा, लेटेस्ट सिलेबस क्या है मैकेनिकल का, यहां तक सारे कॉमन एग्जाम सारे ब्रांचेस के लिए कॉमन रहेगा, बट उसके बाद जो सिलेबस है वो जानेंगे। हाईली वेटेज टॉपिक, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होगी, डेली रूटीन, शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज, क्या क्या चीजें आपको करना है, फुल पैकेज इस पूरे वीडियो में आपको यहां पर मिल जाने वाला है। तो सबसे पहले डियर हम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। अब आप क्योंकि RRB JEE की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई आपको पैटर्न पता होना चाहिए। टेक्निकल एबिलिटी के 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एंड एनवायरमेंट, ये 50 क्वेश्चन आपके जनरल साइंसेस के हो गए। तो बेसिकली यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। कैलकुलेटर अलाउड है, और कैलकुलेटर अलाउड है इसको देख के लगता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। तो चलो सबसे पहले डिस्कस करते हैं भाई एग्जाम का लेवल कैसे होगा। जो जाने माने इंजीनियरिंग के एग्जाम है वो गेट है, ESE है और SSC है। तो हमें अब ये जानना है कि RRB JEE में जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस लेवल के आएंगे। लेट मी टेल यू, RRB JEE में गेट लेवल के क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। ESE में भी आप ये कह सकते हैं जो सिलेबस में है उसके बहुत ही आप ये कह सकते हैं ऊपरी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, बहुत डीप डाउन जान करके आपको RRB JEE के क्वेश्चन नहीं आते। अब SSC JEE लेवल, तो यस आप कह सकते हो कि SSC JEE लेवल के क्वेश्चन आपको RRB JEE में मिल सकते हैं, बट फिर भी क्योंकि SSC JEE से सिलेबस RRB JEE का डिफरेंट है, तो सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चंस का मॉडिफिकेशन रहेगा यहाँ पर। तो कहने का मतलब है जो JEE लेवल है उसी के ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो RRB JEE में आपको SSC JEE लेवल के ही क्वेश्चंस मिलेंगे, एज वेल एज ESE में कुछ आप ये कह सकते हो 30-40% जो है उससे भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके अलावा गेट से 1 मार्क के जो क्वेश्चन है बस वही बनेंगे। उसके अलावा 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन गेट के हैं वो दूर दूर तक आपको RRB JEE CBT 2 के लिए नहीं करना है, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल आते हैं गेट में जो कि RRB JEE में देखने को नहीं मिलेंगे। आओ चलो अब देखते हैं कितना थ्योरेटिकल और कितना न्यूमेरिकल आएगा। देखो RRB JEE एग्जाम में अगर आप पीछे साल के मतलब 2019 और 15 का देखें, तो डियर 90 से 95% थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आए हैं। भले ही कैलकुलेटर अलाउड है, भले ही सारी बातें हैं, पर 90 से 95% थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, और ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा डीप डाउन क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। यहां पर आपको वन लाइनर्स बहुत सारे मिलेंगे, यहां पर आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस लाइक इसको क्या कहते हैं या उसको क्या कहते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ही मिलते हैं।
5 से 10%, इनफैक्ट मैं तो यहाँ पे नीचे वाली तरफ 5% आप न्यूमेरिकल मान के चलो, और 90%, 90 से 95% आप थ्योरेटिकल पेपर ही आता है। कैलकुलेटर अलाउड है, वो बस देखने के लिए होता है। जहां तक मैं आपको बता सकती हूं, आरआरबी जेईई का जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, इतना सिंपल डेटा होता है न्यूमेरिकल में भी, आप बिना कैलकुलेटर के सॉल्व कर लोगे। तो बेसिकली 90-10% आप मान लो भैया, 90% थ्योरेटिकल, 10% आपको न्यूमेरिकल यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसके बाद डियर आओ चलो डिस्कस करते हैं कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपको क्या रखनी है। ये सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है, आपको ध्यान देना है कि क्या करना है। सबसे पहले डियर आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जब भी आरआरबी जेईई का अनाउंसमेंट हुआ था, हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि सीबीटी 2 को पैरेलली लेके चले, तो मैं मान के चल रही हूं कि एटलीस्ट 80-90% आपने सिलेबस सीबीटी 2 का कंप्लीट कर लिया। और अगर नहीं किया है तो सबसे पहला काम है कि आप नोट्स बनाएं, सारे के सारे सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स होने जरूरी हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, किसी भी फैकल्टी से पढ़ रहे हो, आपके पास आपके खुद के नोट्स होने जरूरी हैं। उसके बाद आपको एक स्टडी प्लान क्रिएट करना है कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आरआरबी जेईई में, उसी टाइप से आपको यहाँ पे स्टडी प्लान क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि 90% थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं तो जो थ्योरी लिखी हुई है आपके पेपर में, आपके कॉपी में या आपके नोट्स में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके लिए बहुत ज्यादा रिवीजन की रिक्वायरमेंट होने वाली है। रेगुलर रिवीजन विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वाई? बिकॉज यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम आते हैं। अभी देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो फायदा क्या होता है, आपको फॉर्मुला पता है, आपने फॉर्मुला चिपकाया, आंसर मिल गया, तो रटने जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन जब थ्योरेटिकल पेपर आ रहा है तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ रिवीजन की आवश्यकता होती है, 10 से 15 टाइम्स। तो डियर आपको रिवीजन चाहिए ही चाहिए यहाँ पर, तभी आप कंटेंट को होल्ड कर पाओगे। तो एक परफेक्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी जरूर बनाइए, स्टार्टिंग से ही आप बना के चलिए कि आपको डेली कितना रिवाइज करना है। मैं हमेशा कहती हूं, मान लीजिए अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल 60% आता है, डेली 2 आवर्स आपको देने ही देने हैं पूरे के पूरे प्रोडक्शन को रिवाइज करने में। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है एंड एनालिसिस करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी से 2.5 मंथ या 3 मंथ मान के चलो सीबीटी 2 में, अभी से ही आपको पार्ट टेस्ट देने शुरू कर देने चाहिए। देन आपको फुल सब्जेक्ट टेस्ट देने शुरू कर देने चाहिए। उसके बाद आप मॉक टेस्ट देंगे, तो पार्ट टेस्ट दें, फुल टेस्ट दें, लेकिन टेस्ट देने में याद रखें अभी से ही टेस्ट सीरीज शुरू हो जानी चाहिए। याद रखिए हर टेस्ट में 1 या 2 दिन का गैप जरूर होने चाहिए, और टेस्ट के साथ एनालिसिस करना कि आप किस पार्ट में लैग कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी से ही आप टेस्ट देना शुरू करें और अभी से ही आप एनालिसिस करना शुरू करें। इसके साथ साथ डियर शॉर्ट नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। इसके अलावा आप स्टे मोटिवेटेड एंड हेल्थी, आपको हेल्दी रहना है, मोटिवेटेड रहना है। नोट्स बनाना, स्टडी प्लान बनाना, रिवीजन एंड मॉक टेस्ट, यही 4 चीजें हैं जो आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। इसके बाद आप ध्यान से देखो शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे? या तो आपने ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे या तो अब आप बनाएंगे। देखो अब 2 मंथ्स रह चुके हैं, तो अब आपको शॉर्ट नोट्स लिख लिख के बनाओगे, बहुत टाइम लगने वाला है। तो मैं अब आपसे ये कहूंगी कि आप एक मार्कर पेन ले लीजिए, ठीक है, हाइलाइटर ले लीजिए, दो कलर्स के हाइलाइटर ले लीजिए, एक आप पिंक हाइलाइटर ले लीजिए और एक आप येलो हाइलाइटर ले लीजिए। और जब भी आप रिवीजन करना स्टार्ट करें तो पहले रिवीजन में आप पिंक हाइलाइटर से हाईलाइट करते जाएं, और ऐसा नहीं कि पूरी कॉपी ही आपने रंग दी, पूरे नोट्स रंग दिए, बस जो टैग पॉइंट्स है उसको मार्क करते चले जाएं। एंड प्रोडक्शन एंड थ्योरेटिकल जो भी सब्जेक्ट है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप ये काम करें कि अगर आपने नोट्स शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, बाकी सब्जेक्ट के अगर आप चाहते हैं शॉर्ट नोट्स बनाना, अभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपके पास टाइम है, तो आप लिख लिख के भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। शॉर्ट नोट्स वो चीज है कि 100 पेजेस को 5 पेजेस में कन्वर्ट करने को शॉर्ट नोट्स कहते हैं। एक बार जब आप रिवीजन कर रहे हैं, 2 बार 3 बार शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने चाहिए, 4th या 5th रिवीजन में ही शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। तभी आपको पता लगेगा कि भाई कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको मार्क करिए, पहली बार आप पिंक से मार्क करिए, दूसरी बार आप लाइट येलो कलर से मार्क कर लीजिए। जब आप 4th 5th 6th या 10th टाइम्स रिवीजन करें तो आप ये जो मार्क्ड है यही आपको रिवाइज करना है। देखो जब मैं कहती हूँ 10 या 20 टाइम्स रिवीजन करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे नोट्स को ही राम कहानी की तरह पढ़े जा रहे हैं, नहीं रीडिंग लगा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको सिर्फ टैग वर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने होते हैं, वही, और बाकी सारी चीजें जो आपने क्लास में पढ़ी होती हैं वो आपको रिमाइंड हो जाता है। दिस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो शॉर्ट नोट्स को किस तरीके से हैंडल करना है ये बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके बाद आता है डेली रूटीन। आपको डेली रूटीन क्या करना है? देखो अब क्योंकि 2.5 मंथ रह गए हैं, बहुत लोग बोलेंगे कि 2 आवर्स पढ़ के काम चल जाएगा, बट मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ। आपको मिनिमम 12 से 15 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो मैंने यहाँ पे 12 आवर की स्ट्रैटेजी बनाई है। आप 3-3-3-3 आवर्स के जो प्लान है बना लीजिए। आप इसको मॉर्निंग में अगर उठ रहे हैं तो मॉर्निंग वाला आप रिवीजन के लिए रख लीजिए, या मॉर्निंग वाला आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रख लीजिए। उसके बाद एक आप ऐसा कर सकते हैं, मॉर्निंग 7 AM से ये जो रूटीन है
10 AM तक आप एक प्लान कर लो। फिर उसके बाद आपको गैप लेना बहुत जरूरी है, ब्रेकफास्ट करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आप 11 AM से लेकर के 2 PM तक का प्लान कर सकते हो। उसके बाद खाना खाना, लंच करना, थोड़ा रेस्ट करना, एक एक्टिव तरीके से जब आप काम कर रहे हैं ना, तो थोड़ा पावर नैप भी बहुत जरूरी होती है। तो 2 आवर्स का गैप ले लीजिए। 4 PM पे आप अगेन स्टार्ट करो, 7 PM तक रहो, एंड अगेन आप डिनर करने के बाद यहाँ पर 8 PM से स्टार्ट होकर के आप यहाँ पर 11 PM तक काम कर सकते हो। सो जाओ, फिर मॉर्निंग में उठो। तो कहने का मतलब ये है 3-3 घंटे के प्लान बना लीजिए। किस स्लॉट में रिवीजन करना है, किस स्लॉट में क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस स्लॉट में जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं वो करने हैं, किस स्लॉट में टेस्ट करना है, ये सारा एक स्लॉट में। एक स्लॉट आप रिवीजन के लिए रखिए डियर, ठीक है। रिवीजन के बाद एक स्लॉट आप यहाँ पे टेस्ट के लिए रखिए, एक स्लॉट आप यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रखिए, या आप कह सकते हैं शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए रखिए। एक स्लॉट आप यहाँ पर सिलेबस, अगर आपका कुछ भी सिलेबस रह गया है तो सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए रखिए। तो ऐसे स्लॉट बना करके हर चीज को बैलेंस करते हुए ही आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट यार, अब टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी से आपने टेस्ट सीरीज लगानी शुरू नहीं की तो फिर डिले हो जाएगा। सबसे पहले आप कोशिश करिए कि फर्स्ट 1 मंथ में आप टॉपिक वाइज टेस्ट लगाएं। जो कुछ भी सब्जेक्ट आप रिवाइज कर रहे हैं टॉपिक वाइज टेस्ट लगाएं, एंड एवरी 2 डेज में लगाएं, ठीक है। एवरी 2 डेज में आप टेस्ट लगाएं, एंड यार इसका जो एनालिसिस है उसको करें, ठीक है। कोशिश करिए कि पूरे के पूरे जो आप मैकेनिकल के हैं, सिविल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज टेस्ट लगा लीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट मंथ डियर एवरी 2 डेज पे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाना। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी लगाने बहुत जरूरी हैं। आप कोशिश करना कि यहाँ पे एनालिसिस करके रिवीजन में ही चीजों को इंप्रूव कर लें। उसके बाद आप फुल सिलेबस टेस्ट लगाइए, एंड देन आप मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तो लास्ट में रहता है, पर ये पूरा सीरीज अभी से चलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर अभी आपने टेस्ट देना शुरू नहीं किया तो डिले हो जाएगा। फिर वही बात हो जाएगी, अब पछतात होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी देना है, अभी देना है, और अभी ही देना है। अभी से देना, टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद डियर अब चलो, मैं यहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्पेसिफिक बात करूंगी। तो अगर जो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स हैं वो आगे देख सकते हैं, बाकी लोग यहां तक ही आपके लिए था। अभी देखो यहाँ पे आरआरबी जेईई में मैं आपसे बता देती हूं कि अगर आपको टेक्निकल के 100 मार्क्स हैं तो सिर्फ 5 सब्जेक्ट भी आप लेके चल रहे हो तो 85% मार्क्स कवर हो जाएंगे। ये देखो पिछले साल का डेटा है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूं। अगर आप ध्यान से देखो तो फ्लूइड मशीनरी एंड थर्मोडायनेमिक्स से बहुत कम क्वेश्चन आए हैं। जो भी क्वेश्चन आए हैं मेन सबसे पहले आपका ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से क्वेश्चन आया हुआ है। देखो 10 क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल जिसको मटेरियल साइंस कहते हैं 11 क्वेश्चन। फ्लूइड मैकेनिक्स से यहाँ पे 11 क्वेश्चन आए हैं। इंजीनियरिंग, अच्छा ये मैकेनिक्स है, सॉरी, इंजीनियरिंग मटेरियल्स ये है 9 क्वेश्चन। इसके बाद इंडस्ट्रियल 10 क्वेश्चन एंड 37 क्वेश्चन आपके प्रोडक्शन से आए हैं। तो अगर देखो प्रोडक्शन और मटेरियल साइंस को मिला के एक सब्जेक्ट होता है तो आप देखो टॉप 5 सब्जेक्ट जो 85% मार्क्स कवर करते हैं। तो पहला तो प्रोडक्शन एंड मटेरियल साइंस 50% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। उसके बाद ऑपरेशन रिसर्च से जिसको IMNOR कहते हैं 10% यहां से मिलने आ रहा है। फ्लूइड मैकेनिक्स से भी लगभग 10% मिलने वाला है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से लगभग यहाँ पे मान लीजिए 5% मिलेगा, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से भी आप 5 से 10% मान सकते हैं। तो पूरा पेपर ही इसी से ही आ रहा है। तो अगर ये शुरुआत में ही शुरू के 5 चैप्टर ये जो है 5 सब्जेक्ट जो है फर्स्ट 1 मंथ में अच्छे से रगड़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, टेस्ट दे लीजिए, फुल टेस्ट दे लीजिए, सब्जेक्ट वाइज पार्ट टेस्ट दे लीजिए, जो करना है शुरुआत के 1 मंथ में कर लो। आपको अपने आप में ही कॉन्फिडेंस फील होने लगेगा। देन उसके बाद जो बचे हुए 15% है उस पे भी आपको करना है, क्योंकि बेसिकली आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आप सिलेक्ट हो पाओगे। तो करने वो भी है, लेकिन शुरू के 1 मंथ में आप ये टारगेट करो और इन पे ही सबसे ज्यादा से नंबर ऑफ रिवीजन को फोकस करिए। देखो प्रोडक्शन मटेरियल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। अगर 50 क्वेश्चन आने हैं ना तो 45 क्वेश्चन थ्योरेटिकल आएंगे, 5 क्वेश्चन आपके जो है न्यूमेरिकल आएंगे। तो एनी हाउ 20 टाइम्स रिवीजन ये सब्जेक्ट मांगता ही मांगता है, कोई रोक नहीं पाया। क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो फिर ये सब्जेक्ट आप दिमाग में रिटेन नहीं कर पाएंगे। अच्छा देखो, इसके लिए मैंने 1 लाइनर्स भी बनाए हैं, क्लास में बढ़ाया है, प्रैक्टिस शीट भी दिया है, डीपीपी दिया है, टेस्ट हुए हैं। उसके साथ साथ आपको जो 1 लाइनर्स हैं, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, उसके लिए 1 लाइनर्स भी आपको मीनू मैम PW जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर मिल जाएगा। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड कर लो, यहीं पर ही सारा। और इसके अलावा भी क्विज चलेगी, तो आप डेली के 5 से 6 क्वेश्चन आप मान के चलो मैं यहाँ पे डालूंगी, आप उन क्वेश्चंस को भी डेली बेसिस पे कर सकते हो। उसके साथ साथ डियर मैं यहाँ पर फटाफट से सिलेबस को मेंशन कर देती हूँ। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो सिलेबस है आप देख सकते हो यहाँ पर, ये सिलेबस को आप वीडियो पॉज करके एक बार देख सकते हो कि क्या क्या चीजें हैं। अब देखो आरआरबी जेईई में सिलेबस स्पेसिफिक पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है।
आप चाहो तो सिलेबस से थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हो, पर जो सिलेबस में मेंशन्ड है एक एक टॉपिक आपको पढ़ना है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से लेकर के पॉलीगन लॉ वगैरह, ये फोर्सेस, नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, डेरिवेशन ऑफ लिमिटिंग एंगल, तो मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से भी आपका लगभग 5 से 10% पेपर तो आना ही आना है। उसके बाद मटेरियल साइंस से 10% पेपर आएगा। आप देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, टेंसाइल टेस्ट, ब्रिटलनेस, और यहाँ पर बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, हीट ट्रीटमेंट। आप देखो कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिलेबस में नहीं है, मिलर इंडिसेस सिलेबस में नहीं है, बहुत सारी चीजें उन्होंने, डिफेक्ट्स वगैरह सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन आते भी नहीं है। तो आपको सिलेबस से स्पेसिफिक ज्यादा रिवाइज करना है, ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आता है। आप देखोगे कि बहुत ही स्पेसिफिक सिलेबस दिया हुआ है, बहुत सारा पूरा सिलेबस। अगर आप हमारे अशोका बैच में जाओगे, इससे 2 से 3 गुना ज्यादा सिलेबस हम पढ़ाते हैं, बट आरआरबी जे में आप देखोगे सिलेबस बहुत कम है। देन आपका मशीनिंग आता है। आप इसमें देखो लेथ का पूरा जो मशीन टूल्स का चैप्टर है वो पूरा यहाँ पर मेंशन्ड है। एक बार वीडियो पॉज करके आप देख भी सकते हो, जो मैंने क्लास में पढ़ाया है एक एक को यहाँ पर अंडरलाइन करके यहाँ पे पढ़ाया है। देन वेल्डिंग, सबसे ज्यादा सिलेबस आपका वेल्डिंग का है। वेल्डिंग से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वेल्डिंग डिफेक्ट से लेकर के टाइप ऑफ वेल्डिंग, एज वेल एज कितने टाइप की वेल्डिंग है यहाँ पर, डिफेक्ट्स, एंड उसके साथ साथ इक्विपमेंट वगैरह भी है। टोटली थ्योरेटिकल पेपर यहाँ से बनने वाला है। उसके बाद ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस भी आपके सिलेबस में आप देख सकते हैं। उसके अलावा मेट्रोलॉजी में आप देखो लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस मेंशन नहीं है। उसके अलावा जो डिवाइसेस हैं वो सबसे ज्यादा मेंशन है। लीनियर मेजरमेंट, स्लिप गेजेस, बिवल प्रोटेक्टर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, न्यूमेटिक डिवाइसेस, कॉलीमेटर, जितने भी आपके डिवाइसेस यूज होते हैं डिफरेंट पर्पसेस में, वो मेट्रोलॉजी में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीनरी में जो सिलेबस है आप देख सकते हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 10% पेपर यहाँ से आना है। इस सिलेबस को भी आप पॉज करके एक बार देख सकते हैं। थर्मल इंजीनियरिंग का सिलेबस यहाँ पे ऐसे दिया है। पूरा आप देखोगे आरआरबी जे का जो सिलेबस है 10 पार्ट में दिया हुआ है, 10 पार्ट्स में, और वो 10 पार्ट्स में सिलेबस ही अपने आप में दर्शाता है कितना % पेपर कितने से आता है। अब देखो 10 पार्ट में जो सिलेबस दिया उसमें 5 पार्ट तो प्रोडक्शन के ही है, तो ऑब्वियस ही बात है कि 50% प्रोडक्शन आएगा। देखो आरआरबी जे में सिंपल लॉजिक है, जितने टॉपिक्स दिए हुए हैं, मतलब जितने खाने दिए हो उससे उतना परसेंटेज पेपर आएगा। सिंपल, 5 आउट ऑफ 10, 5 ब्लॉक्स आपके प्रोडक्शन मटेरियल साइंस के हैं, तो 50% वहां से, एक ब्लॉक आपका इंडस्ट्रियल का 10% वहां से। अगर ये थर्मल इंजीनियरिंग का है तो 5 से 10% यहां से आ जाएगा। तो कहने का मतलब है हर ब्लॉक का अपना 5 से 10% पेपर, काफी अच्छा बाइफरकेशन इन्होंने करके रखा है। आओ चलो यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर आप आरआरबी जे CBT 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो CBT 2 एक्सक्लूसिव बैच लेकर के आया है EW आप लोगों के लिए। यहाँ पर CBT 2 टारगेटेड पढ़ाई होगी। आरआरबी जे CBT 2 का क्रैश कोर्स है, जहां पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होगी, आपको DPP मिलेंगे, आपको क्लास प्रैक्टिस मिलेगी, और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड आपका जो कोर्स है वो 2 महीने के अंदर यहाँ पे करवा दिया जाएगा। अगर आपको क्रैश कोर्स करना है तो आप आ सकते हैं इस बैच में। अशोका बैच 2025 भी आ गया है मैकेनिकल का, जिसको हम बैच बी कहते हैं। अशोका बैच डियर ओवरऑल बैच है जिसमें सारे एग्जाम्स आते हैं, आरआरबी जे से लेके SSC जे, यूपीपीएससी, राजस्थान, बिहार, जितने भी पेपर है वहां पे सारा का सारा सिलेबस यहाँ पे कवर होता है। ये जो क्रैश कोर्स है ये स्पेसिफिकली आरआरबी जे, जब आप बैच चूज करें इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत वाइजली चूज करें। आरआरबी जे CBT 2 चाहिए तो बस यही बैच लेना, अगर पूरा सिलेबस चाहिए तो ये वाले बैच में आप आ सकते हैं। उसके अलावा अशोका बैच के फीचर्स क्या क्या हैं, आपको सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, गाइडेंस सेशन मिलेगा, डाउट इंजन मिलेगा, प्रैक्टिस शीट मिलेगी, टेस्ट मिलेगा, डीपीपी क्विज, उसके साथ साथ क्लास प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी, वीकली टेस्ट भी मिलेगा आपको PW ऐप में। तो ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। फुल लेंथ टेस्ट, लेक्चर प्लानर, कोर्स ड्यूरेशन 1000 से प्लस आवर्स का है, विच इज वेरी बिग अमाउंट। इसका मतलब अशोका बैच में कुछ भी नहीं रह जाएगा, सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा। मंथली मैगजीन भी मिलेगी आपको, लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, इंटरैक्टिव क्लास सेशंस भी मिलेंगे। तो ये सारे फीचर्स हैं। बैच का प्लानर भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। अगर आप आरआरबी जे CBT 2 क्रैश कोर्स में आ रहे हैं तो मैकेनिकल में हमारा मंडे से स्टार्ट हो रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्सडे 9 जनवरी से, टाइमिंग है 10:30 से 12:30। उसके साथ जो इवनिंग की टाइमिंग है जिसको 3 से 5 की टाइमिंग कहते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टार्ट हो रही है 28 दिसंबर से, और यहाँ पर एंड डेट भी आपको दिया हुआ है। तो स्टार्ट डेट और एंड डेट सारी मेंशन्ड है, इसके हिसाब से अगर आप बैच में आ रहे हैं तो अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। उसके अलावा अशोका बैच बी जो है आप देखते हो वो भी स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग 8 से 10, इंडस्ट्रियल एंड ऑपरेशन रिसर्च मतलब INOR कल से स्टार्ट हो रहा है 26 दिसंबर से। हीट ट्रांसफर मैं स्टार्ट करूंगी 6 जनवरी से, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। हीट ट्रांसफर की जो टाइमिंग है 6 से 8 PM रहेगी, और ये आपका मॉर्निंग का टाइमिंग दिया हुआ है। इसके अलावा जो सब्जेक्ट है वो भी आपको दिए हुए हैं, सब्जेक्ट पॉलिटी, हिस्ट्री, मैथ्स, रीजनिंग, सारे के सारे यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, और उनका जो स्टार्ट डेट है और जो एंड डेट है पूरा ईयरली प्लानर मिलेगा, मंथली प्लानर मिलेगा, वीकली प्लानर मिलेगा। तो इस तरीके से आप सारे के सारे बैचेस अगर चाहते हैं, अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप EW के साथ जोड़ करके अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपने सपनों को साकार कर चुके हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ करके
अपने सपनों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आई होप दैट आप CBT2 के लिए प्रिपेयर्ड हैं और रेडी हैं जी जान लगा करके मेहनत करने के लिए। थैंक यू सो मच।